ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जब एक अदालती फैसले ने पूरे देश की सियासत को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया, सिर्फ 5 गंभीर आरोपों ने देश की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अदालत के एक फैसले के बाद रातों रात पूरे देश को 21 महीनों के लिए काले दौर में धकेल दिया गया। जानिए कैसे गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों ने मिलकर इंदिरा गांधी की सत्ता की जड़ें हिला दी। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज 25 जून के दैनिक जागरण के अंक में संपादकीय पेज पर आपातकाल के काले कारनामे शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख को पूर्व सांसद केसी त्यागी ने लिखा है, जो खुद आपातकाल के दौरान जेल गए थे। आज इसी लेख के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक अदालती फैसले और 5 आरोपों ने देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली। तारीख थी 12 जून और साल था 1975। उस दिन देश में तापमान के साथ साथ राजनीतिक पारा भी तेजी से बढ़ रहा था। गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे थे और मतगणना के शुरुआती रुझानों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नींद उड़ा दी थी। नवगठित जनता मोर्चा के पक्ष में आ रहे ये नतीजे दरअसल चिमन भाई पटेल की भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध गुजरात के छात्रों और नौजवानों द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों का परिणाम थे। इस गुजरात आंदोलन का असर तब राष्ट्रव्यापी स्वरूप लेता नजर आया जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी इसका नेतृत्व करने को तैयार हो गए। जेपी के ही प्रभाव से गुजरात के विपक्षी दलों ने जनता मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। नतीजा ये हुआ कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 75 सीटें मिली और गांधीवादी नेता बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में गैर कांग्रेस सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। साल 1971 की इंदिरा लहर में हुई अपमानजनक हार के बाद विपक्ष की एकता द्वारा हासिल की गई ये पहली सबसे बड़ी विजय पताका थी। लेकिन इसी 12 जून को दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक एक और बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था, जिसने देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमय और जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे सभी प्रमुख विपक्षी नेता चुनाव हार चुके थे। लेकिन लोकदल नेता राजनारायण ने रायबरेली में अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रायबरेली के चुनाव नतीजों को चुनौती डेला। राजनारायण ने श्रीमती गांधी पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय ने पूरे देश को चकित कर दिया। न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर दिया। आखिर वो कौन से 5 आरोप थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई थी? आपको बता दें कि लोकदल नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसमें इंदिरा गांधी पर मुख्य रूप से 5 बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। पहला आरोप यह था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया था। दूसरा आरोप था कि उन्होंने स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए घूस देकर उम्मीदवार बनाया था ताकि मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। तीसरा आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में भारतीय वायुसेना के विमानों का अवैध रूप से दुरुपयोग किया था। चौथा गंभीर आरोप यह था कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अवैध मदद ली थी।
पांचवा आरोप, मतदाताओं को लुभाने हेतु शराब, कंबल आदि बांटने और निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने से जुड़ा हुआ था। इन्हीं आरोपों के सही पाते हुए अदालत ने इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। ये वो दौर था जब जेपी आंदोलन बिहार में भी गुजरात जैसा राजनीतिक परिवेश बनाने में पूरी तरह सफल होने लगा था। पूरे देश में बदलाव का वातावरण तैयार हो रहा था। विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित होने लगी थी और आंदोलन का राष्ट्रव्यापी स्वरूप तैयार होने चला था। 12 जून को इस अदालती फैसले ने विपक्ष को एक नई संजीवनी प्रदान करने का काम किया। इसके अगले ही दिन यानी 13 जून को विपक्षी नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर इंदिरा सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई। इसी बीच इंदिरा गांधी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई। संजय गांधी, आर.के. धवन और हरियाणा के सीएम बंसीलाल अपनी भावी योजना के क्रियान्वयन में लग गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाकर उनकी इस योजना को और बल प्रदान कर दिया। कांग्रेस के एक तबके द्वारा ये मांग भी उठने लगी थी कि जब तक सर्वोच्च अदालत में की गई अपील का नतीजा नहीं आ जाता तब तक किसी वरिष्ठ मंत्री को कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए। इसी पद के लिए स्वर्ण सिंह एवं बाबू जगजीवन राम के नाम प्रमुखता के साथ चर्चा में चल रहे थे, पर श्रीमती गांधी को अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं था। कांग्रेस के युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर ने जेपी और इंदिरा गांधी के बीच गतिरोध को कम करने के लिए कई मीटिंग्स भी कराई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द मौजूद चापलूस नेता किसी भी तरह के समझौते के सख्त विरोध थे। दूसरी तरफ जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम विपक्षी नेता इंदिरा गांधी के इस्तीफे से कम पर तैयार नहीं थे। 20 जून को जेपी का कलकत्ता में कार्यक्रम आयोजित था। वे वामपंथी नेता ज्योति बसु को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहते थे, पर राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते ये संभव नहीं हो पाया। जेपी की रैली में तब एक अजीब स्थिति पैदा हो गई जब उनकी कार के बोनट पर ममता बनर्जी चढ़ गई थी। 20 जून को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान जेपी को दिल्ली न पहुंचने देने की कोशिश भी की गई थी। इसी वक्त सिद्धार्थ शंकर रे जैसे कानूनविद और नेता संजय गांधी के साथ मिलकर देश में आपातकाल का खाका तैयार करने में लगे हुए थे। इसके बाद 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ था। सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने इस सभा को बेहद गंभीर बना दिया था। मंच पर मदन लाल खुराना और खुद इस लेख के लेखक केसी त्यागी भी उपस्थित थे। इस रैली में अंतिम वक्ता के रूप में बोलते हुए जेपी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने देश की सेना और पुलिस से भी अपील की थी कि वे सरकार के अवैध आदेशों की अनदेखी करें। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी अपील को मुद्दा बना लिया और उसी रात 11:45 पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराकर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगले कुछ दिनों में देश भर में लगभग 2 लाख राजनीतिक लोगों को बंदी बना लिया गया और उनके परिजनों को यातनाएं दी जाने लगी। विपक्षी नेताओं को जमानत न देने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया गया। सेंसरशिप लगाकर प्रेस की आज़ादी का पूरी तरह गला घोट दिया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और कृपलानी आदि अनेक बड़े नेता स्वतंत्र भारत में कैदी बन गए। 21 महीने के आपातकाल में केवल विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ दमन चक्र नहीं चलाया गया, बल्कि संविधान को बंधक बनाकर नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। स्पष्ट है कि आपातकाल स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के लिए एक कलंक था। तो ये थी उस ऐतिहासिक फैसले की कहानी और उन 5 आरोपों की जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।